नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष बुलेटिन में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। अब रुक करेंगे रांची से खबर सामने आ रही है, जहां आज शिबू सोरेन को अंतिम विदाई दी जाएगी। जहां रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे अंतिम विदाई देंगे, तो कई बड़े नेता अंतिम विदाई में शरीक होंगे। तो झारखंड आंदोलन के प्रणेता, पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक दिशोम गुरु शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार आज रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में किया जाएगा। उनके अंतिम संस्कार में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित कई प्रमुख नेता शिरकत करेंगे। इसके अलावा झारखंड और बिहार से भी तमाम दलों के वरिष्ठ नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में आम जन पहुंच नजर आएंगे। और नेता प्रतिपक्ष, राज्य सरकार के मंत्री, झामुमो के पदाधिकारी, विपक्षी दलों के प्रतिनिधि और शिबू सोरेन के अनुयायी बड़ी संख्या में उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन और अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। अंतिम संस्कार मंगलवार शाम 3 बजे उनके पैतृक गांव नेमरा में संपन्न होगा। तो देखिए, लगातार दिग्गजों के पहुंचने का भी सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि शिबू सोरेन अपनी अंतिम यात्रा पर और ऐसे में उनके अंतिम दर्शन के लिए हस्तियां पहुंच रही हैं, क्योंकि एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा, समाज सेवक के रूप में उन्होंने काम किया है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अंतिम संस्कार होना है, लेकिन उससे पहले कौन कौन से बड़े चेहरे आज पहुंचेंगे और उनको अंतिम विदाई देंगे? देखिए उन्नति, मैं बताऊं कि है शिबू सोरेन जो है दिशोम गुरु के जो नाम से जाने जाते थे, जो झारखंड में जिनका एक, झारखंड में नहीं पूरे राज्य, पूरे देश में उनकी एक अलग पहचान थी। और उन्होंने जो बिल्कुल, शायद अजय आपकी आवाज़ मेरे तक नहीं पहुंच रही है, इसको दुरुस्त कराती हूँ, फिर आती हूँ आपके पास। तो आज देखिए, अंतिम संस्कार से पहले तमाम दिग्गज लोग पहुंचेंगे। राहुल गांधी वहां पर होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर पहुंचेंगे और इन सभी की मौजूदगी में नम आंखों के साथ अंतिम विदाई शिबू सोरेन को दी जाएगी और उन्हें याद रखा जाएगा उनके संकल्पों के लिए, जिस तरीके से उन्होंने समाज को मार्ग दिखाया है। अजय सिंह हमारे ब्यूरो हेड एक बार फिर से जुड़ गए हैं, रुक करते हैं उनका ही। जी अजय, आप कुछ जानकारी दे रहे थे। हाँ, देखिए शिबू सोरेन जो है वो दिशोम गुरु के जो नाम से जाने जाते थे। जब वो जो है मंगत हुए और उनकी पूरे देश में, राज्य में, झारखंड में, राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। कल जब पार्थिव शरीर कल विदेश विमान से चला तो उनको शिबू सोरेन आवास में रखा गया और राज्य के कई गणमान्य जो है ये उन्होंने सब जो है उनसे मिल आज जो है शरीर को विधानसभा में श्रद्धांजलि के लिए जाया जा रहा है। उसके बाद ले जाने के बाद उनका शव जो है वो जेएमएम के मुख्यालय ले जाया जाएगा। जेएम के मुख्यालय में ले जाने के बाद जो है उनका शव जो है वो पैतृक, उनका जो निवास है नेमरा गांव है, वहां पे रखा जाएगा और इसके बाद वहाँ उनकी अंत्येष्टि होगी। ये वहाँ उनकी अंत्येष्टि होगी। इस दरमियान जो है वो राहुल खड़गे की बिल्कुल ठीक है, किस तरीके से उनको अंतिम विदाई दी जाती है और उनको हमेशा याद रखा जाएगा उनके अच्छे कामों के लिए। बहुत शुक्रिया अजय आपका। और अब रुक करेंगे बिहार से आ रही बड़ी खबर का, जहां आज बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जहां बड़ा फैसला बिहार में शिक्षा विभाग को डोमिसाइल नीति लागू करने के निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए हैं। बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को डोमिसाइल नीति लागू करने के निर्देश दिए हैं और इस नीति को TRE-4 से ही लागू किया जाएगा। तो देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी जिससे बिहार के युवाओं को, आपको बता दें, प्राथमिकता मिल सकेगी। तो मुख्यमंत्री ने यह जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है।
मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा है कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है और डोमिसाइल नीति से बिहार के निवासियों को और बेहतर अवसर मिलेंगे। तो मुख्यमंत्री के अनुसार 2026 में TRE 5 का आयोजन भी किया जाएगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद दानिश, क्या कुछ सीएम के निर्देश और किस तरीके से उसका असर देखने को मिलेगा? जी देखिए, आज कैबिनेट का बैठक है और ये पुराने सचिवालय में 10:15 बजे ये बैठक का समय रखा गया, जिसके बाद जो है ये बैठक की जानकारी दी जाएगी। इसमें ज्यादातर खासकर यह है कि कल जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि तो डोमिसाइल जो शिक्षक TRE का जो परीक्षा होगा उसमें डोमिसाइल नीति लागू है, उसको कैबिनेट से मंजूरी करने की साथ ही साथ पिछले दिनों जो है जो स्कूल में रसोईया है और साथ में गार्ड की जो मानदेय बढ़ाने की चलिए, शायद मोहम्मद दानिश से हमारा संपर्क टूट गया है। तो देखिए, बड़ी खबर जहाँ किस तरीके से नीतीश कुमार ने ये बड़ा फैसला लिया है और निर्देश भी उन्होंने दिए हैं संबंधित अधिकारियों को। अब किस तरीके से उनके निर्देशों का पालन किया जाता है ये देखना होगा। तो नीतीश कुमार का ये बड़ा फैसला, और इसके लिए बाकायदा उन्होंने बैठक भी की और बैठक में सभी से समन्वय करते हुए ये फैसला लिया है और इसका ऐलान के साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि इसका ठीक तरीके से पालन किया जाए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां वृंदावन में बाके बिहारी मंदिर के प्रबंधन का पूरा मामला, जहां बंधन से जुड़ी याचिकाओं पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां वृंदावन में बाके बिहारी मंदिर के प्रबंधन से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी और मंदिर सेवायतों की इन याचिकाओं में यूपी सरकार के उस अध्यादेश को चुनौती दी गई है जिसके मुताबिक मंदिर से जुड़ी व्यवस्था राज्य सरकार एक ट्रस्ट को सौंप रही है। याचिकाओं में कहा गया है कि श्री बाके बिहारी जी मंदिर एक निजी धार्मिक संस्था है। इस अध्यादेश के जरिए मंदिर पर सरकार अपरोक्ष रूप से अपना नियंत्रण करना चाह रही है और आज इस पूरे मामले को लेकर देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। क्या कुछ इस दौरान तथ्य रखे जाते हैं और कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है, इस पर लगातार नजर रहेगी हमारी भी। लेकिन इससे पहले, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि काफी ज्यादा विवाद इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिला था और इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। आज इस पूरे मामले पर सुनवाई है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, क्या कुछ तथ्य दोनों पक्षों की तरफ से रखे जाएंगे? बिल्कुल, बाके बिहारी मंदिर में कल भी सुनवाई हुई थी और आज भी सुनवाई होगी। अगर हम इस विवाद की बात करें तो इस विवाद में दरअसल दो निजी पार्टियों का विवाद था। गोस्वामी जो वहां पे इसकी पूजा और अर्चना करते उनका विवाद था। उसमें एक आदेश पारित हुआ जिसमें इसका मंदिर के प्रबंधन की देखरेख और उसके लिए एक ट्रस्ट बनाने की बात थी। उसके अलावा एक और मामला था जिसमें जो सरकार की तरफ से अध्यादेश दिया गया था, उस अध्यादेश को चुनौती दी गई थी और वो अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के बाद दिया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मंदिर से आने वाला चढ़ावा और जो पैसा है, पैसे का इस्तेमाल वहां के विकास और उसके लिए किया जा सकता है। तो ये तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कल इस मामले पर सुनवाई हुई तो जहां जो गोस्वामी जो समाज है उसकी तरफ से ये कहा गया कि अगर इस पैसे को लोगों वहां जो पूजा अर्चना करने आने वाले लोग हैं उनकी सुविधा के लिए खर्च किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति, लेकिन सवाल सिर्फ इस बात का है कि सरकार ने एक अध्यादेश हमारे बिना जानकारी के और उन्होंने ऐसा पारित कर दिया और सरकार की नीयत से फिट नहीं है कि वो पैसा हड़प सके, क्योंकि सरकार उसके जीर्णोद्धार और उसके विकास के अलावा जमीन खरीदने पे इस्तेमाल कर रही है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत जो इस मामले की सुनवाई कर उन्होंने कई सवाल भी उठाए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर पैसा आ रहा है तो सरकार की नीयत उस पैसे को हड़पने की नहीं है बल्कि उससे जमीन खरीद के उसके विकास करने की है। दूसरा सवाल ये भी कहा है कि अगर वहां पे कुछ चढ़ावा चढ़ रहा है या पैसा आ रहा है तो ये आपकी निजी संपत्ति कैसे हो सकती है।
भगवान आपके निजी हो सकते हैं, लेकिन जो लोग वहां आ रहे हैं, जो पूजा और श्रद्धा है, उसके लिए आप निजीकरण की बात नहीं कर सकते कि उस पर आपका हक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा ये स्पष्ट कहा गया कि आप बंगला साहिब का उदाहरण ले लीजिए, पुट्टापार्थी का उदाहरण ले लीजिए, या बॉम्बे में सिटी का उदाहरण ले लीजिए, वो ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है, वहाँ कितनी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो अगर बांके बिहारी जो ये मंदिर है, जो ये इशू है, इस इशू में भी एक ट्रस्ट बना दिया जाए और रिटायर हाईकोर्ट के जज की निगरानी में गोस्वामी के जो परिसर है, इसके लोग, कुछ लोग रहेंगे, कुछ और भी लोग शामिल हो, और एक ट्रस्ट बनाया जाए जो उसके पैसे की देखभाल और निगरानी करेंगे। लेकिन पूजा और जो और चीजें हैं वो गोस्वामी समाज जो करता है वो करता चला है। वहीं एक सवाल ये भी उठा कि जो उस मंदिर और उस स्थान की पौराणिकता है वो भी बरकरार रखी जाए। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि ये बहुत स्पष्ट है। हमारे यहाँ जो आर्किटेक्ट और इनकी जो सुविधा है उससे ये बहुत इस पे संदेह करने की जरूरत नहीं है कि उसकी पौराणिकता को कोई नुकसान होगा, क्योंकि हमारे यहाँ आर्किटेक्ट की इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। तो जो पौराणिकता है और जो उसकी प्राचीनता है उसको संरक्षित रखते हुए विकास की प्रक्रिया की जाएगी। इसी वजह से कल जो सुनवाई में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एएससी नटराजन ने कहा कि क्योंकि सरकार, वो कोर्ट का ये फैसला है और कोर्ट के फैसले के बाद ही आदेश जारी किया गया है, ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसके लिए ट्रस्ट बनाने की जरूरत है तो इसमें सरकार की भी जो इच्छा है वो जाननी पड़ेगी। इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने कहा था कि 2 बजे करेंगे कल सुनवाई, लेकिन उसके बाद फिर ये कहा कि नहीं, आज के लिए सुनवाई के लिए तर्क दी। और केंद्र जो राज्य सरकार है उसकी उसके जो विचार हैं वो रखे जाएंगे इस मामले पर कि क्या रिटायर्ड हाई कोर्ट की जज की निगरानी में एक ट्रस्ट बनाया जाए और इसका देखरेख ऐसा किया जाए। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जिसके ऊपर कल सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया और स्टेट गवर्नमेंट ने इस पे अपनी सहमति देते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है तो इसमें सरकार को आपत्ति है, लेकिन उसका विचार लेना जरूरी है। तो आज जो स्टेट गवर्नमेंट ये बताएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसमें ट्रस्ट बनाया जाए और इसका विचार किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो अध्यादेश वाली बात है उस पर बाद में हाईकोर्ट में विचार चल रहा है वो होता रहे, लेकिन इस मामले में बिल्कुल देखिए, कल भी तथ्य रखे गए और आज किस तरीके से कोर्ट का रुख रहता है, क्या रखी जाती है जानकारी पटल पर, ये देखना होगा। नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया विवेक आपका। यूपी में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। तस्वीरें विचलित करने वाली सामने आ रही हैं। बाढ़ में 21 जिले डूब रहे हैं। आज भी यूपी में घनघोर बारिश के आसार हैं। तो देखिए, बाढ़ में 21 जिले डूब रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश और बाढ़ ने आम जनता की परेशानी बढ़ा दी है। प्रदेश के 21 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। राजधानी लखनऊ में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। जिन जिलों में बाढ़ आई है वहां का जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जनता को कोई परेशानी ना हो ये सुनिश्चित किया जा रहा है। हालांकि अनुमान है कि 6 अगस्त से बारिश पर विराम लग जाएगा। इसके बाद प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन मंगलवार को प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी हुआ है। फिलहाल झमाझम बारिश होने से मौसम पूरी तरीके से सुहावना हो गया है। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल रही है बारिश के चलते, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर ये भी है कि पानी भर रहा है। जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। लोगों के घरों तक पे पानी पहुंच रहा है और इसके चलते प्रशासन भी अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं वहां पर राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से जो जल भराव की स्थिति है वो तस्वीरों में साफ दिख रही है। अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता आलोक सिंह हमारे साथ जुड़ गए प्रयागराज से। आलोक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? प्रयागराज की क्या स्थिति है? देखिए, संगम का जो क्षेत्र है वहाँ गंगा और यमुना का जो जलस्तर बढ़ा है, उसके वजह से जो संगम के किनारे, जो गंगा और यमुना के किनारे जो जहाँ जनमानस रहता है, जो रिहायशी इलाके हैं, वो जलमग्न हो गए हैं। बात अगर वहाँ पर छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा, झूसी, राजापुर, गंगानगर, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो बाढ़ का पानी है वो घरों के अंदर घुस गया है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बात अगर प्रयागराज के जिलाधिकारी की जाए तो वो रात दिन रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं और खुद स्टीमर और बोट से बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। और बिल्कुल, देखिए प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड पर है और नजर रखी जा रही है कि किसी भी तरीके से लोगों को परेशानी ना हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है।
और टीम्स तो तैनात हैं ही, लेकिन फिर भी जल भराव की जो स्थिति है वो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए, जहां लोगों के घुटनों तक पानी आ गया है। लोग अपना ज़रूरी सामान लेकर दूसरी जगह जाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन भी इसमें मदद करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आलम है क्योंकि यमुना और गंगा लगातार उफान पर है, जिसके चलते प्रयागराज में भी आप देखेंगे कि स्थिति जल भराव की बनी हुई है। और उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जो कि प्रभावित हो रहे हैं, और उन प्रभावित इलाकों में प्रशासन की टीमें पहुंच रही हैं, लगातार मदद पहुंचाई जा रही है, राहत सामग्री लोगों को तक पहुंचाई जा रही है। और अब खबर महाराजगंज उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां बारिश के बाद हालात जो हैं वो बदतर होते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी संतोष कुमार द्वारा आज बाढ़ राहत एवं बाढ़ पूर्व तैयारी का जायजा लेने के लिए भारी बारिश के बीच तहसील नौतनवा में आरजी जगपुर और आरजी सुबाइन तटबंध का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। जिलाधिकारी महोदय ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित जनपद में भारी बारिश को देखते हुए सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण के लिए उक्त तटबंधों को देखने वो पहुंचे हैं। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी महोदय ने रोहिन नदी का जलस्तर और बाढ़ निरोधक तैयारियों को भी परखा है। अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड द्वितीय ने बताया है कि जनपद में पहली बार नदियों द्वारा कटान को रोकने के लिए जियो टेक्सटाइल ट्यूब का उपयोग किया गया है। साथ ही नदियों के ढाल के बचाव के लिए जियो टेक्सटाइल बैग को 2 परतों में बिछाया गया है। इन कार्यों से नदी द्वारा कटान को रोकने और तटबंधों के ढाल को बचाने में प्रभावी सफलता भी मिली है। तो अधिशासी अभियंता ने बताया कि आज 55 मिलीमीटर वर्षा के बावजूद सभी तटबंध सुरक्षित है। तो देखिए, जिलाधिकारी निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं। तटबंध वो पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने देखा है कि तटबंध सुरक्षित हैं भारी बारिश के बाद भी। तो महाराजगंज उत्तर प्रदेश से पूरी खबर, जहां भारी बारिश के बीच जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया है। तटबंध पर बाढ़ निरोधक तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया है। तो बाढ़ चौकियों को सक्रिय रहने के निर्देश भी दिए हैं। और अब खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां जलमग्न स्थिति को देखते हुए लगातार प्रशासन सक्रिय हुआ है। जहां गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। डीएम मनीष वर्मा रात दिन बाढ़ग्रस्त इलाकों का भ्रमण कर लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सोमवार को फाफा मऊ एवं गंगानगर के बाढ़ से प्रभावित हुए क्षेत्रों का दौरा किया और सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने गंगानगर की बाढ़ग्रस्त गलियों में जाकर वहां पर लोगों से बातचीत कर उन्हें प्रशासन से हर प्रकार की मदद दिलाने के लिए कहा है। उन्होंने मोटर बोट से गंगानगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और बाढ़ से प्रभावित लोगों से कहा कि आप सभी लोग बाढ़ राहत शिविर में चलें, वहां पर आपके रहने खाने की व्यवस्था है और आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इससे पूर्व फाफा मऊ के सेक्टर ए निवासी ने गंगा जी के कटान से घर के प्रभावित होने की बात बताई, जिस पर जिलाधिकारी स्वयं वहां जाकर कटान को उन्होंने देखा है और संबंधित अधिशासी अभियंता को कटान पर बालू की बोरियां रखाव कर घर को कटान से सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। और अब रुक करेंगे मुंबई से आ रही बड़ी खबर का, जहां एटीएस को बड़ी सफलता मिली है।
जहां आतंकियों को लेकर एटीएस की बड़ी कार्रवाई। अमरोहा और महाराष्ट्र के थाने से 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। 2 आतंकियों का पाकिस्तान से कनेक्शन बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। यूपी के अमरोहा और महाराष्ट्र के ठाणे जिले में अजमल अली और उसामा माज नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों रिवाइविंग इस्लाम नामक एक सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े थे, जिसमें 400 से ज्यादा पाकिस्तानी मेंबर और 3 एडमिन शामिल हैं। इस ग्रुप के जरिए दोनों युवक राष्ट्र विरोधी बातें और गैर मुस्लिमों के खिलाफ कट्टरपंथी सोच फैलाते थे। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं और इन दोनों आतंकियों का पाकिस्तान से कनेक्शन बताया जा रहा है। एक ग्रुप में ये लोग ऐड थे जिसका नाम था रिवाइविंग इस्लाम, और बताया जा रहा है कि उसमें 400 से ज्यादा पाकिस्तानी लोग भी ऐड थे। 3 एडमिन बताए जा रहे हैं उसके, और इसमें ये लोग गैर मुसलमानों के खिलाफ कट्टरपंथी बातें करते थे, राष्ट्र विरोधी बातें करते थे। ये भी जानकारी जुटाई है एटीएस ने, और इसी के आधार पर इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। तो ये बड़ी सफलता है। अमरोहा और महाराष्ट्र बताई जा रही है जहां से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। तो क्या इनके कनेक्शन है और कितनी दूर तक इनके कनेक्शन के तार फैले हुए हैं, अब इसकी छानबीन में एटीएस जुटी हुई नजर आ रही है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरबजीत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, इनका एक ग्रुप भी मिला है जिसपे 400 लोग पाकिस्तानी जुड़े हुए थे, और क्या कुछ जानकारी? जी सर, थाना एटीएस ने कार्रवाई की है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर है, लेकिन ऐसा जब जानकारी जिसमें उनको जानकारी मिली थी, जिसमें ग्रुप एडमिन भी था, वो उसको देखते हुए देर रात जो एटीएस की टीम है वहां पे छापेमारी की है, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आज उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, जिसके बाद पूरी मामले की जो एटीएस छानबीन करेगी। हालांकि इसकी रिमांड भी मांगी जाएगी, लेकिन अभी इसकी पूरे जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज है उसको खंगाला जा रहा है। एटीएस पूरी तरह से इस पे जांच में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, किस तरीके से इनके कनेक्शन मिलते हैं, देखना होगा। नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया सरबजीत आपका। तो देखिए, एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। ये 2 आतंकी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, इनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की लीड मिलेगी एटीएस को, क्योंकि इनका पाकिस्तानी कनेक्शन भी बताया जा रहा है। राष्ट्र विरोधी बातों में ये लोग संलिप्त पाए गए हैं। ऐसे में इसी की तहकीकात इस वक्त चल रही है। तो एक को अमरोहा से और एक को महाराष्ट्र के थाने से गिरफ्तार किया गया है। और अब खबर प्रतापगढ़ से सामने आ रही है, जहां पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में अपराध और अपराधियों के खिलाफ प्रतापगढ़ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पुलिस मुठभेड़ में 2 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक को गोली लगी है। थाना संग्रामगढ़ पुलिस व स्वाट टीम के साथ हुई मुठभेड़ में लूट के अभियोग आरोपी 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रांतर्गत अस्तवा मीरपुर रोड के पास थाना संग्रामगढ़ पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी और अन्य एक अभियुक्त मौके से गिरफ्तार किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।